बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन में सहमति बनी है। इसके साथ ही बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार होंगे। बिहार के विपक्षी गठबंधन दल इंडिया अलायंस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर बता दें कि उनका नाम दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और इंडिया की सरकार बनने पर तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस चुने जाने की वजह भी बताई है। गुरुवार 23 अक्टूबर को हुई महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता है और बिहार के युवाओं से कनेक्ट करते हैं। उन्हें युवाओं की परेशानियां पता हैं और उनका समाधान निकालने के लिए हमेशा आगे बढ़कर कार्य करते हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। तो वहीं जेपी नड्डा ने पलायन को लेकर कहा है कि पलायन पर तेजस्वी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जरा अपने बाबूजी से पूछ लें। इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार सीएम फेस बने तेजस्वी यादव, जिसके बाद बता दें कि अब निशाना और इसके साथ ही पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। तेजस्वी के नेतृत्व में होगा चुनाव, बड़ा ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन में सहमति बनी है, जिसके बाद से अब बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, पलटवार किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार में जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। ऐसा व्यक्तित्व अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहा? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। लालू जी कहा करते थे, अरे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी तुमको पकड़ने के लिए। पलायन के बारे में आज ये तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी कहते थे हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है, ये बिहार को तुम इज्जत देते थे। आज हमारे बिहार के वासियों के लिए दीपावली में और छठ में भारत सरकार मोदी जी के आशीर्वाद से 12
बढ़ाई जा रही हैं ताकि हमारा बिहार का साथ भाई सीधे तरीके से आकर के छठ पूजा में अर्घ देने में परिवार के साथ खड़ा हो, दीपावली मनाने के लिए साथ खड़ा हो। ये है उजाला और वो था अंधकार। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। महागठबंधन पर बीजेपी का बड़ा हमला देखने को मिला है। विपक्ष का गठबंधन लचर है। बीजेपी की ओर से बड़ा हमला और पलटवार किया गया। बता दें कि 243 सीटों पर महागठबंधन के 255 उम्मीदवार और भ्रष्टाचार के चलते नीतीश हुए थे अलग। चारा घोटाले में लालू यादव को 4 बार सजा मिली है। तेजस्वी यादव धारा 420 के तहत आरोपी रहे हैं। भ्रष्टाचार के बिना इनका कोई काम नहीं होता। बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं, निशाना साधा है। यह गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा पलटवार किया गया है और बीजेपी ने निशाना साधा है। चारा घोटाले में लालू यादव को बता दें कि 4 बार सजा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, महागठबंधन पर बीजेपी का बड़ा हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव धारा 420 के तहत और भ्रष्टाचार के बिना इनका कोई काम नहीं होता। यह महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने बड़ा निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं महागठबंधन पर, और इसके साथ ही बता दें कि इसको नाम दिया है महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के बिना इनका कोई कार्य नहीं होता है। यह महागठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। बीजेपी की ओर से कहा गया, चारा घोटाले में लालू यादव को 4 बार सजा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, महागठबंधन पर बीजेपी का बड़ा हमला, बड़ा पलटवार देखने को मिला और कहा है कि भ्रष्टाचार के बिना इनका कोई कामकाज नहीं होता है। यह महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर कई बार महागठबंधन के नेताओं द्वारा टिप्पणी की गई है, उसके बावजूद इन्हें सीखने की जरूरत है, लेकिन ये लोग टिप्पणी करते रहते हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इतना होने के बाद भी ये नेता एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रचार और काम में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव को चिताया है। इसके साथ ही कहा कि ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं, जहां वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार प्रचार में लगे हुए हैं, कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ये लोग हमेशा गलत टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी टिप्पणियां करते आते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जिनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कई बार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा की गई है, उसके बावजूद इन लोगों को सीखने की जरूरत है कि ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रचार में लगे हुए। तो ऐसे में किसका स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर है, मुख्यमंत्री जी का कि इन लोगों का, जो महागठबंधन के लोग एसी कमरों का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं और मोह छोड़ेंगे भी कैसे, जो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पे उंगली उठा रहे हैं। महागठबंधन का स्वास्थ्य तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया ना। महागठबंधन हैज कोलैप्स्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो जो लोग मुख्यमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको सीखना चाहिए कि कितनी चिंता के साथ दिन रात वो बिहार और बिहारियों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए रोटी के हिस्से पे हिस्से किए जा रहे हैं, इसको इतना हिस्सा, इसको उतना हिस्सा। वहीं हम लोग एकजुटता के साथ आज हम लोग तमाम एनडीए के नेता गए हैं प्रचार के लिए। क्या कर रहे हैं ये लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो, अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे हो तुम बिहार संभालने की। तो इनकी झूठी बातों से अब बिहार की जनता भी अब आने वाली नहीं है। पिछली बार भी यूनाइटेड एनडीए रहता। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। एआई दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका में एआई टूल्स को लेकर नियम बनाने की मांग की गई है। मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका केंद्र सरकार से एआई प्रणालियों के लिए निर्देश की मांग की गई है।
और इसके साथ ही बता दें कि लाइसेंस ढांचा तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एआई टूल्स के इस्तेमाल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि याचिका में एआई टूल्स को लेकर नियम बनाने की मांग की गई है। मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है याचिका। केंद्र सरकार को एआई प्रणालियों के लिए निर्देश की मांग की गई है। इसके साथ ही ढांचा तैयार करने को लेकर मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एआई के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, और याचिका में एआई टूल्स को लेकर नियम बनाने की मांग की गई है। मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है याचिका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दंगों से जुड़ा बड़ा साजिश का मामला सामने आया है। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और 27 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस को नोटिस मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा था नोटिस। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी बेल याचिका। यूएपीए एक्ट तहत सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा था नोटिस, जिसके बाद इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी बेल याचिका। और इसके साथ ही सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दंगों से जुड़ा बड़ा साजिश का मामला सामने आया है। आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा था नोटिस। अब इसके बाद इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी बेल वाली याचिका। और इसके साथ ही बता दी कि आरोपियों पर एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दंगों से जुड़ा बड़ी साजिश का मामला सामने आया है। आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी बेल याचिका और इसके साथ ही सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा कर यात्रियों की सुविधा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं की स्थिति को परखा। मंत्री ने कहा है कि ट्रेन की कोई कमी नहीं है और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए वॉर रूम बनाकर निगरानी की जा रही है और मैं सभी यात्रियों से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दबाजी ना करें, बाथरूम में यात्रा करने की गलती ना करें। ट्रेन समय पर ही आएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि आप छठ पूजा से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने स्टेशन पर साफ सफाई, सुरक्षा और यात्री व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और सारी चीजें आपके थ्रू ही जाती हैं, तो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि खास तौर पर कल मुझे हमारे कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने खास तौर पे टेलीफोन करके हुक्म किया, भैया आप अंबाला, लुधियाना, ये चीजों इसमें जरूर खुद जाके अपने डीआरएम साहब, हमारे सीनियर ऑफिसर, हमारी खास तौर पे पुलिस, क्योंकि रेलवे इस बड़े, जब बड़ा त्योहार होता है तो उससे होता है, सब चीजें उसे देखना पड़ता है। पर मेरी तरफ से और डीआरएम साहब और रेलवे के सारे परिवार की तरफ से सबसे पहले यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कोई भी कमी नहीं है, कोई ट्रेन की कमी नहीं है, कोई भी बेफिक्र होके आप रहें। पर अगर आप रूल एंड रेगुलेशन थोड़े से, जहां गड़बड़ कहां हो रही है, कहीं जल्दबाजी में हम थोड़ा, उसमें जो प्रॉब्लम्स खुद उनको भी, मुसाफिरों, पैसेंजर्स को भी आ रही है और हमारे रेलवे कर्मचारियों को भी वो प्रॉब्लम आ रही है। होल्डिंग एरिया बहुत बड़े बने हुए हैं, बैठने के लिए कोई कमी नहीं है। आपको ये चिंता ही नहीं करनी, ट्रेन और आ जाएगी। जहां तो होना भी, ये एक ट्रेन है, दो ट्रेन है, इसके बाद आनी नहीं है। छठ महापर्व श्रद्धा और निष्ठा का वो पर्व जो न केवल उत्तर भारत की परंपरा है, बल्कि अब देश की राजधानी दिल्ली की पहचान भी बन चुका है।
इस बार 2025 में छठ पूजा 27 और 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ हो रही है। दिल्ली सरकार इस बार छठ को एक नई भव्यता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मना रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासन ने कमर कस ली है। यमुना के 17 घाटों से लेकर कॉलोनियों में बता दें कि 1000 से ज्यादा स्थलों तक तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। आस्था, परंपरा और व्यवस्था का संगम। दिल्ली में ऐतिहासिक होगा छठ महापर्व। दिल्ली के घाटों पर लौटी आस्था की रोशनी। इस बार और भी भव्य होगी छठ की छवि। यमुना किनारे फिर गूंजेगा छठ गीतों का स्वर। यमुना घाटों पर फिर से पूजा की अनुमति। 17 जगह बनाए जा रहे हैं मॉडल छठ घाट। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, आस्था का महासागर है। सूरज देवता की उपासना, प्रकृति से जुड़ाव और समाज की सामूहिक भागीदारी का प्रतीक ये पर्व अब दिल्ली में भी पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। इस बार 2025 में छठ पर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 27-28 अक्टूबर को मुख्य अर्घ्य की पूजा की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस बार छठ को भव्य रूप देने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार न केवल व्यवस्था में जुटी है, बल्कि उस आस्था को भी समझ रही है जो इस पर्व की पवित्र आत्मा है। 25 अक्टूबर शनिवार से नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय अनुष्ठान के साथ कार्तिक मास का छठ पर्व 2025 शुरू हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेमबाड़ी पुल से लेकर मुनक तक चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट बनाया जाएगा। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से एक विशेष स्वच्छता अभियान जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जहां छठ पूजा होने वाली हो उन सभी घाटों पे जा करके विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो हमारे सभी लोग इसमें लगे हैं ताकि एक बहुत ही सुंदर और बेहतर एनवायरनमेंट वहां हो। कभी दिल्ली में छठ मनाने की जगह तलाशनी पड़ती थी, आज ये पर्व राजधानी की पहचान बन चुका है। दिल्ली के पार्क हो या फिर कॉलोनियां, मेट्रो स्टेशनों के किनारे बने छोटे तालाब हो या फिर विशाल यमुना घाट, छठ अब हर जगह है। इस बार दिल्ली की सरकार ने इस पर्व को और भी भव्य, और भी ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की ठान ली है। दिल्ली सरकार की ये पहल न सिर्फ सांस्कृतिक पहचान को संजोने का काम कर रही है, बल्कि प्रवासी समुदाय के सम्मान को भी दर्शाती है। वर्षों बाद यमुना पर छठ पूजा का प्रतिबंध लगा हुआ हटा दिया गया है और अब फिर से यमुना घाट पर श्रद्धालु अर्घ्य अर्पण कर सकेंगे। अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी कमर कस ली है। जहां एक तरफ आईटीओ के हाथी घाट पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पहुंचकर घाट की सफाई की, स्वच्छता का संदेश दिया, तो वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने भी यमुना घाट का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। सुनिए। जो यमुना जी के ऊपर पिछले कई सालों से हमारे परिवारों को वंचित रखा गया था इस पूजा को यहाँ करने से, उसके लिए भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना के ऊपर भी छठ पूजा की इजाजत दी है। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, पीछे देखिए, ये निर्मल यमुना जी हैं, ये वही यमुना जी हैं जहाँ गंदगी का ढेर होता था, अंबार होता था। ये वही यमुना जी हैं जिसकी सफाई में 10 साल अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया था। और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। तो यमुना जी के किनारे ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे, बल्कि जहां जहां भी छठ पूजा के इंतजाम किया गया है, भव्य इंतजाम किया गया है, माननीय रेखा गुप्ता जी खुद उसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। छठ पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये जीवन के मूल तत्वों जल, सूर्य, वायु और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। दिल्ली जैसे महानगरों में जब एक एक परिवार अपने मूल से जुड़ता है, लोक गीतों की मिठास यमुना की लहरों पर तैरती है और प्रशासन जब संवेदनशीलता के साथ लोगों के साथ खड़ा होता है, तब छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन जाती है। दिल्ली सरकार की ऐसे में कोशिश है कि हर श्रद्धालु इस पर्व को श्रद्धा और भी ज्यादा भव्यता और सुविधा के साथ मना सके। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस बार दिल्ली में छठ पर्व सिर्फ मनाया ही नहीं जाएगा बल्कि इसे शिद्दत से जिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। भाई दूज के पावन अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक पूजा और पवित्र स्नान किया। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भारी संख्या में श्रद्धालु जमा हुए और भाई दूज की पूजा अर्चना के साथ पावन स्नान भी किया। मथुरा में यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने धार्मिक रिवाजों का पालन करते हुए पवित्र स्नान किया और भाई दूज का पर्व मनाया। प्रयागराज की बात करें तो यमुना नदी के घाट पर सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने पावन स्नान और पूजा अर्चना के साथ भाई दूज का पर्व मनाया। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सतर्क रहा और श्रद्धालुओं की सुविधा का आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। दिवाली, होली, छठ जैसे पर्वों में हम उत्सव मना रहे हैं, लेकिन वहीं हमारी हवा जहरीली हो रही है। देश में त्योहारों के दौरान उत्सव की चमक के साथ साथ जल और वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि देखी जा रही है। दीपावली, छठ, गणेश विसर्जन जैसे बड़े त्योहारों पर जहां एक और देश भर में उल्लास का माहौल रहता है, तो वहीं दूसरी ओर पटाखों का धुआं, केमिकल रंगों और पूजा सामान का जल स्रोतों में विसर्जन पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। त्योहार, खुशियों का समय, रोशनी, रंग, पूजा और उमंग का संगम, लेकिन इन्हीं त्योहारों की चकाचौंध के पीछे एक काली सच्चाई भी है। जल और वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर, जो न सिर्फ पर्यावरण बल्कि हमारे जीवन के लिए भी संकट बनता जा रहा है। बीते 4 सालों में इस बार वायु गुणवत्ता का स्तर सबसे खराब दर्ज किया गया। दिल्ली ही नहीं, टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल रहे। प्रदूषण का ये स्तर न सिर्फ आंखों को चुभोने वाला है बल्कि फेफड़ों को जला देने वाला भी है। जहां एक और त्योहारों से खुशियां आती हैं, वहीं दूसरी ओर पटाखों का धुआं और मूर्तियों का जल में विसर्जन हमारे जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। पिछले साल दिल्ली में दीपावली के बाद PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 400% तक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं गणेश विसर्जन के बाद मुंबई, पुणे, भोपाल जैसे शहरों में जल के नमूने जहरीले पाए गए। ये प्रदूषण न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि हमारी सेहत, सांस,
आंखों और हृदय को भी नुकसान पहुंचा रहा है। टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कोलकाता, तीसरे पर कराची, चौथे नंबर पर लाहौर और पांचवें स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शामिल रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी लगाई। हवाओं की गति के चलते प्रदूषण हवाएं एक जगह पर ठहर नहीं पाई, अन्यथा स्थिति और विकराल होती। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिए थे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार ने ग्रीन पटाखों के जरिए बढ़ने वाले इस प्रदूषण को थामने के बड़े-बड़े दावे किए थे। ये स्थिति तब है जब दिल्ली सहित देश के 134 बड़े शहरों में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण को रोकने की योजना मौजूद है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इन सभी शहरों में PM10 के स्तर को मार्च 2026 तक 40% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जो आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को और गंभीर बना सकता है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं न केवल स्थानीय बल्कि पड़ोसी राज्यों की हवा को भी प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कारण वायु गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है और सांस रोग जैसी बीमारियों में वृद्धि होती है। सरकारें किसानों को जागरूक करने और वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन समस्या जड़ से अभी तक नहीं सुलझ पाई है। अब इधर जैसे जैसे छठ पूजा नजदीक आ रहा है, दिल्ली सरकार इसके आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार लगातार सभी जरूरी इंतजामों को उच्च स्तर पर ले जा रही है और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार छठ पूजा को सुंदर और व्यवस्थित तरीके से मनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।